इस समय ठीक सुन रहे हैं आप लोग, मन से सुन रहे हैं। हाँ। मैं मित्रों एक दो कविताएं इस चक्र में मैं आपको सुनाऊंगा, एक पारिवारिक रस की और राजनीतिक रस की, और जिस मन से मैं सुनाऊं उसी मन से आप सुने। एक रचना के लिए भाई जगदीश ने मुझे कहा पहले मैं वो पढ़ूंगा, उसके बाद एक शादी वाली रचना की फरमाइश है तो वो मैं पढ़ूंगा, वो पारिवारिक रस की रचना है। उससे पहले मैं एक छंद पढ़कर वो रचना पढ़ रहा हूं। पहले एक छंद सुना, आप जाने वाले चले जाएं, लेकिन जो सुनने वाले बैठे हैं निश्चित रूप से वो मन से सुने। इसमें सोच की बात भी है और कुछ हंसने के लिए भी, कुछ सोचने के लिए भी, दोनों तरह का रस इसमें है। मैं पहले एक छंद पढ़ रहा हूं, देखें आप देश के संबंध में कि मोर करते हैं शोर ढोर खुले चरते हैं, चोर भी स्वतंत्र डोलते हैं मेरे देश में। मोर करते हैं शोर ढोर खुले चरते हैं, चोर भी स्वतंत्र डोलते हैं मेरे देश में। आत्मा का अनमोल धन बेच कर लोग सोने की दुकान खोलते हैं मेरे देश में, सोने की दुकान खोलते हैं मेरे देश में। जनता को न्याय की तुला पे नेता तोलते हैं, नेताओं को सिक्के तोलते हैं मेरे देश में। जनता को न्याय की तुला पे नेता तोलते हैं, नेताओं को सिक्के तोलते हैं मेरे देश में। गधे गद्दियों पे बैठे काग बाँचते पुराण, उल्लू अंग्रेजी बोलते हैं मेरे देश में, उल्लू अंग्रेजी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बात इसलिए कही, देखिए अभी हमारे दिल्ली में क्या सारे देश में हिंदी सप्ताह मनाया जाता है 14 सितंबर से 20 सितंबर तक, यानी एक सप्ताह के लिए हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को याद कर लेते हैं सरकार की ओर से। और इन दोनों का एक संयोग ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों श्राद्ध थे और उन्हीं दिनों हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा है एक तरफ हम अपने पितरों के श्राद्ध कर रहे हैं, एक तरफ हिंदी का श्राद्ध कर रहे हैं। जिस देश में हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, उसका सप्ताह मनाने की क्या उपयोगिता है? अंग्रेजी का सप्ताह मनाएं, एक सप्ताह के लिए अंग्रेजी को याद कर लिया करें, बाकी सारा वर्ष हिंदी चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे दिल्ली में जितने बड़े लोग रहते हैं तथाकथित, उनके बच्चे अगर हिंदी में बात करें तो उनको धमकाते हैं कि तुम हिंदी में बात करके हमको अपमानित कराओगे। पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने, जो अपनी राष्ट्रभाषा से, अपने देश से नफरत करते हैं इस देश में रहते हुए, उनके प्रति एक छंद लिखा है। देखें आप, बड़े ध्यान से सुने, आपको आनंद आएगा। कि ऐसे अमेरिका पढ़ आसे आमेलेटे लिखे, इसे ईमेलिना गिने, इसे गिने इंग्लैंड। उनके बच्चों के लिए नया कायदा। ऐसे अमेरिका पढ़ आसे आमेलेटे लिखे, इसे ईमेलिना गिने, इसे गिने इंग्लैंड। गर्भ में ही मम्मी ने पढ़ा दी इंग्लिश, इन्हें जीवन बिताएंगे ये कैसे बिन इंग्लैंड। इंडिया में मन नहीं लगता है लाडलों का, देख लेना जाएंगे ये एक दिन इंग्लैंड। भारत में बच्चे पैदा किए अफसर, जिन्हें माथे पर लिख दिया मेड इन इंग्लैंड। अपने बच्चों को बाहर। और एक देखिए, अंग्रेजी के बारे में एक शब्द मुझे याद आ गया आपके मनोरंजन के लिए। अंग्रेजी का एक शब्द चलता है बड़े शहरों में, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में, फ्रेंच बाथ। उसका अर्थ होता है निर्वस्त्र होकर स्नान करना, यानी नंगे होकर नहाना। हमारे यहां तो वर्जित, आप जानते हैं, इसको अशुभ माना गया है। कोई भी आदमी नग्न होकर स्नान नहीं करता है। हमारे उत्तर भारत में तो कहावत भी है, नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी, तो वर्जित है। लेकिन आजकल के जो सभ्य लोग अपने आप को कहते हैं, वो 5 सितारा होटलों में या स्विमिंग पूल्स में नग्न होकर स्नान करते हैं। समझते हैं कि हम कल्चर्ड हो गए इसलिए हम ये करते हैं। तो मैंने सिद्ध किया है कि ये पश्चिम से हमने उधार नहीं लिया, फ्रेंच बात हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और मैं इस छंद में सिद्ध कर रहा हूं इसको। इस फ्रेंच बात को ध्यान में रखें आप कि दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, कभी मिलाने को अब एक हाथ ले रहा हूं मैं। वो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, कभी मिलाने को अब एक हाथ ले रहा हूं मैं। धूल भरी पग डंडी पगों से बिछुड़ गई, चलने के लिए फुटपाथ ले रहा हूं मैं। पूरब का सूरज न पूरब में डूब जाए, पश्चिम की सभ्यता को साथ ले रहा हूं मैं। बचपन में नहाता था मैं नंगा बारिश में, मुझे क्या पता था फ्रेंच बाथ ले रहा हूं। तो जहां पश्चिम आज पहुंचा, हम बचपन में काम कर चुके हैं। और अब मित्रों, रचना मैं सुना रहा हूं इससे। अच्छा, एक कविता के लिए और
देखिए आपने, अब आप बहुत मन से कविता सुनने, बड़ा आनंद आ रहा है। कई जगह हम पशु मेलों में जाते हैं कविताएं पढ़ने। आपके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पशु मेले होते हैं, वहां ऐसा आप बैठे, कुछ लोग सुनते सुनते सो जाते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ऐसे जब अरसिक श्रोताओं में फंस जाते हैं तो कैसा हम कवियों को महसूस होता है। ऐसे श्रोताओं में जो कविता की कदर नहीं जानते, जो पशु मेलों में मिलने वाले श्रोता, कैसा लगता है। मैंने कुछ उपमाएं दी हैं, आपको आनंद आएगा, मैं सुना रहा हूं, देखें आप। कि बाजरे के खेत में इलायची उगा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा लगता है। ओ बाजरे के खेत में इलायची उगा रहा हूं, चेतना जगा रहा हूं, सोए अजगर में मूंग के व्यापारियों को मूंगा दिखला रहा हूं, मूंग के व्यापारियों को मूंगा दिखला रहा हूं। रामायण गा रहा हूं रावण के घर में, रामायण गा रहा हूं रावण के घर में। कागों की सभा में नीर छीर छटवा रहा हूं, शीशे बटवा रहा हूं बानर निकर में। तेलियों के गांव में फूले लेके आ गया मैं, कंघे बेच रहा हूं मैं गंजों के नगर में, कंघे बेच रहा। लेकिन अब लग रहा है मैं सही जगह अपना काम कर रहा हूं। अब मित्रों की रचना जगदीश ने जिसके लिए मुझे संकेत किया है, ये राजनीतिक वातावरण की रचना है। ये इस बार मैंने चुनाव से पहले लिखी थी। इस बार आप जानते हैं तय नहीं था कि कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी। यानी एक ये भी इस बार संयोग था कि बीजेपी भी आ सकती थी या कांग्रेस, दो पार्टी थी मुख्य रूप से। तो मैंने कल्पना की कि, और राजीव गांधी की हत्या के बाद ये तय नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर कांग्रेस के जीतने के बाद राजीव गांधी जिंदा होते, तय था कि वही प्रधानमंत्री होते। लेकिन इस बार कई उगाए थे, पैदा हो गए थे। आपके इधर के भी थे, उधर के भी थे, आप जानते, सब आपके ध्यान में है। तो मैंने एक रूपक का सहारा लिया, कल्पना की कि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक राजकुमारी है, उसका स्वयंवर होने जा रहा है, उसके हाथ में वरमाला है, प्रत्याशी वर के रूप में उसके सामने खड़े, जो हर पार्टी में थे आपकी नजर में, वो समझ में नहीं आ रहा वरमाला किसके गले में डाले। चंद्रशेखर की काम चलाऊ सरकार थी, 4 महीने बाद उसे पता था विधवा हो जाऊंगी, पता नहीं कौन आए कैसा व्यवहार करे, दुखी थी कुर्सी। हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को कष्ट बना रहता है कि पता नहीं कब कौन आए क्या कर जाए। तो इसलिए वो अपना रोना रो रही है, दुख प्रकट कर रही है। देश की स्थिति का मैंने इसमें चित्रण किया है, आप ध्यान से सुना, आपको आनंद आएगा। मैं गाकर पढ़ रहा हूं, अच्छा लगे आप तालियों से मेरा उत्साह बढ़ाएं। जरूर कहूं, तालियां बजाएंगे आप तो कविता में आनंद आता है, कवि को सुनाने में भी आनंद आता है। कि हाँ, ये मतलब जहां आपको अच्छा लगे, मैंने बताया कि कह पीएम की कुर्सी बिचारी, बताओ मैं किसको वरूं, ना तो ब्याही रही ना मैं कुंवारी, बताओ मैं किसको वरूं, ना तो ब्याही रही ना मैं कुंवारी, बताओ मैं किसको वरूं। ओ किसको माला पहनाऊं फिर स्वयंवर आने वाला है, चुनाव, किसको माला पहनाऊं फिर स्वयंवर आने वाला है। कोई लिए बंदूक खड़ा है, किसी के कर में भाला है, क्रूर हो गए वर इतने सिंदूर भी लगता काला है। इन चुनाव के घावों ने तन मन घायल कर डाला है। एक हिरणी में इतने शिकारी, बताओ मैं किसको वरूं, एक हिरणी में इतने शिकारी, बताओ मैं किसको वरूं। अब उसको उन प्रधानमंत्रियों की याद आ रही जिनके संपर्क में वो रही। ओ राजीव गांधी के घर से मेरा संबंध पुराना था, मैं उसकी दीवानी थी, वो भी मेरा दीवाना था। राजीव गांधी के घर से मेरा संबंध पुराना था, मैं उसकी दीवानी थी, वो भी मेरा दीवाना था। चांद सा सुंदर भोला भाला, मुखड़ा बड़ा सुहाना था, कुछ ओछे लोगों ने उससे गांठ लिया याराना था। उसको ले बैठी यारों की यारी, बताओ मैं किसको वरूं, उसको ले बैठी यारों की यारी। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री आया, जिसका जिक्र हमारे भाई गोविंद व्यास ने किया था, जिसकी कथा कही थी अभी आपके सामने, जिसने विष का बीज बोया सारे देश में, पता नहीं हमारी पीढ़ियों को फल काटना पड़ेगा। ओ एक राजा ने मांग भरी, फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, आते काम शुरू कर दिया।
एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। मंडल के चक्कर में मेरा गैर से रिश्ता जोड़ दिया। मंडल के चक्कर में मेरा गैर से रिश्ता जोड़ दिया। पासवान के हरम में मुझको नंगा करके छोड़ दिया। के मंडल के चक्कर में मेरा गैर से रिश्ता जोड़ दिया। पासवान के हरम में मुझको नंगा करके छोड़ दिया। मेरी वीपी ने आबरू तारी, बताओ मैं किसको वरूं। मेरी वीपी ने आबरू तारी, बताओ मैं किसको वरूं। ओ आई से मिल अपनाई फिर मैं शेखर के पाले ने। 54 मत वाली सरकार बना डाली मतवाले ने। पहली बार 54 MP लेकर सरकार बनी। 54 मत वाली सरकार बना डाली मतवाले ने। देवीलाल ने सिर चूमा और चुम्मी ली चौटाले ने। उम्र के हिसाब से बाप ने अपना काम किया, बेटे ने अपना काम किया। के देवीलाल ने सिर चूमा और चुम्मी ली चौटाले ने। 4 महीने मौज मनाई संत भोंड सी वाले ने। 4 महीने मौज मनाई संत भोंड सी वाले ने। क्यों सवारी क्यों पाल की उतारी, बताओ मैं किसको वरूं। और चुनाव से कुछ दिन पहले कुर्सी के लिए कौन कहां घात लगाए बैठा है। सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने देखे कौन कहां किस उसमें अंदाज में। के पिछवाड़े से वीपी घुस गया शेखर खड़ा द्वार खोले। पिछवाड़े से वीपी घुस गया शेखर खड़ा द्वार खोले। आंगन में आई के स्थाई राजीव का तन मन डोले। राम का मंदिर बनवा देंगे बजरंग दल वाले बोले। राम का मंदिर बनवा देंगे बजरंग दल वाले बोले। रथ पर बैठे अडवाणी जी देख रहे होले होले। रथ पर बैठे अडवाणी जी देख रहे होले होले। आंख मार गयो अटल बिहारी, बताओ मैं किसको वरूं। पिछवाड़े से वीपी घुस गया शेखर खड़ा द्वार खोले। आंगन में आई के स्थाई राजीव का तन मन डोले। राम का मंदिर बनवा देंगे बजरंग दल वाले बोले। रथ पर बैठे अडवाणी जी देख रहे होले होले। आंख मार गयो अटल बिहारी, बताओ मैं किसको वरूं। ओ मेरे इस बूढ़े यौवन पर नजर लगी हरियाणे की। हरियाणा क्योंकि पड़ोसी प्रदेश है, हमेशा नजर रहती है जमनी जी। मेरे इस बूढ़े यौवन पर नजर लगी हरियाणे की। मुझे जरूरत नहीं यहाँ का दूध दही घी खाने की। इन गुंडों के मस्टंडों के हाथ नहीं मैं आने की। भजन कर रहा भजन की बंसी तेरे बंसी बुलाने की। ताऊ छुप छुप के मारे पिचकारी, बताओ मैं किसको वरूं। ताऊ छुप छुप के मारे पिचकारी। और जब उसको वर का चुनाव करना है तो मित्रों वेशभूषा को देख रही है, किसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या पहना है। मैंने कुछ शब्दों का सार्थक और बड़ा मनोरंजक प्रयोग किया है, देखें आप। के टोपी को देखूं तो वीपी की टोपी जुम्मा जुम्मा। टोपी को देखूं तो वीपी की टोपी जुम्मा जुम्मा। मूछे देखूं तो अडवाणी की मूछे चुम्मा चुम्मा। टोपी को देखूं तो वीपी की टोपी जुम्मा जुम्मा। मूछे देखूं तो अडवाणी की मूछे चुम्मा चुम्मा। मुख देखूं तो नरसिम्हा का चिकना मुख तम्मा तम्मा। और जब से प्रधानमंत्री में कितना तम्मा हो गया है, देखिए आप कुर्सी का असर। मुख देखूं तो नरसिम्हा का चिकना मुख तम्मा तम्मा। पगड़ी देखूं तो ताऊ की पगड़ी हाय अम्मा अम्मा। पगड़ी देखूं तो ताऊ की पगड़ी हाय अम्मा अम्मा। दाढ़ी देखूं तो शेखर की प्यारी, बताओ मैं किसको वरूं। दाढ़ी देखूं तो शेखर की प्यारी। और मित्रों अंतिम पद में
कुर्सी आपसे कह रही है, हर मतदाता से कह रही है, देश का सबसे बड़ा दर्द आज की तारीख में। छठे छमाहे पति बदल कर मत मेरा अपहरण करो, छठे छमाहे पति बदल कर मत मेरा अपहरण करो, 5 साल तक रहूं एक की कुछ ऐसा आचरण करो, 5 साल तक रहूं एक की कुछ ऐसा आचरण करो, द्वंद्व युद्ध करवा लो इनसे जो जीते सो वर्ण करो, या फिर 5 पति वाले युग का भू पर अवतरण करो, या फिर 5 पति वाले युग का भू पर अवतरण करो, मुझे द्रौपदी बना दो हे मुरारी, बताओ मैं किसको वरूं, एक हिरणी में इतने शिकारी, बताओ मैं किसको वरूं, आंख मार गया। और एक कविता मित्रों में पढ़ रहा हूं, देखिए ये, हाँ एक और पढ़ रहा हूं, ये एक कविता की फरमाइश है, ये पारिवारिक रस की रचना है। हाँ, मैंने इसमें कल्पना की है कि हमारे आने वाली संतान कम समय में कम खर्च में अगर विवाह करेगी तो कैसे करेगी। इसका शीर्षक है मॉडर्न शादी। आप पुरानी पद्धति से जैसे विवाह होता आप सब जानते हैं, मैंने ये एक नए प्रकार का विवाह की कल्पना की है। देखें आप कहां तक इससे सहमत होते हैं। आप, मैं एक पंडित की तरह इसे करा रहा हूं, आप भी उसी श्रद्धा से समन्वित होकर इसको ग्रहण करें। मैं इस गाकर इस नए विवाह को पढ़ रहा हूं। देखें आप, कल्पना करें, दूल्हा है, दुल्हन है, पंडित है, साथ समान वही है, शादी नई तरीके से हो रही है। हाँ, जिन बहनों को जाना हो जरा जल्दी चले जाएं। हाँ, मैं शुरू करा, सुने कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप सारी कवियों को सुने, बहुत आनंद आए। क्यों हम इतनी दूर से आए हैं, रोज रोज आप कोई शरण भी नहीं कराते, वर्ष में एक बार कराते हैं। हमारा आना भी सब कवियों का सफल तभी होगा जब सब कवियों को उतने मन से सुनेंगे। मैं पढ़ रहा हूं मॉडर्न शादी। के टूट गए युग युग के बंधन है, नवयुग तेरा अभिनंदन। और नई प्रेम की राह देखिए, उठी सड़क पर आह देखिए, नए रंग के दूल्हा दुल्हन, नए ढंग का ब्याह देखिए। ऊपर मंडप सजा हुआ है, मंडप नीचे 2 कुर्सी हैं, दोनों चक्कर खाने वाली। इस कुर्सी पर दूल्हा बैठा, उस कुर्सी पर दुल्हन बैठी। इधर स्टूल पर दाएं पंडित, उधर स्टूल पर बाएं पंडित। हवन कुंड की जगह मेज है, उस पर एक स्टोव रखा है। हवन कुंड की जगह मेज है, उस पर एक स्टोव रखा है। चारों ओर बराती बैठे, अब फेरे पड़ने वाले हैं। वो दाया पंडित मंत्र बोलता, दूल्हा मारे पंप स्टोव में। कि दाया पंडित मंत्र बोलता, दूल्हा मारे पंप स्टोव में। बाया पंडित मंत्र बोलता, दुल्हन मारे पंप स्टोव में। ओम इंद्राय स्वाहा, दूल्हे ने पंप मारा। ओम रुद्राय स्वाहा, दूल्हे ने पंप मारा। ओम चंद्राय स्वाहा, दूल्हे ने पंप मारा। ओम सूर्याय स्वाहा, दूल्हे ने पंप मारा। पंप की आहुति लेकर हवन तेज हो गया स्टोव पर। पंप की आहुति लेकर हवन तेज हो गया स्टोव पर। पंडित ने दूल्हे की टाई से दुल्हन के दुपट्टे का गठबंधन करके दोनों की कुर्सियां घुमा दी। दोनों की कुर्सियां घुमा दी। दुल्हन का तन छोड़ दुपट्टा दूल्हे के सिर पर मंडराया। गिरहस्ती का अर्थ यही है, पंडित ने सबको समझाया। चक्कर खाकर साथ रुकी दुल्हन की कुर्सी, दूल्हे की कुर्सी चकली सी घूम रही थी। पंडित ने कुर्सी को रोका, दुल्हन ने पंडित को टोका। पंडित हंसकर बोला, बेटी ज्यादा कुर्सी घूम गई तो वर आवारा हो जाएगा। पंडित हंसकर बोला, बेटी ज्यादा कुर्सी घूम गई तो वर आवारा हो जाएगा। अब तुम अपने वचन भरा कर वर के वाम अंग आ जाओ। आप जानते हैं अंतिम प्रक्रिया में दुल्हन दुल्हे के बाईं ओर आती है, उस समय 7 वचन भरे जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। एक वाक्य बार बार दोहराया जाता है। दूल्हा कहता है, तू मेरे वाम अंग आ जा। दुल्हन कहती है, आप मुझसे हर काम पूछ कर कहे तो वाम अंग आ जाऊं। दूल्हा कहता है, ऐसा ही करूंगा। इसमें आनंद की बात यह है कि वचन दोनों को हमारे यहाँ पंडित खुद भर देते हैं, दूल्हा दुल्हन को बोलने का मौका ही पंडित नहीं देता। अब तुम अपने वचन भरा कर वर के वाम अंग आ जाओ। पंडित बोला, हे अर्धांगिनी मेरे वाम अंग आ जाओ। वो पंडित बोला, हे अर्धांगिनी मेरे वाम अंग आ जाओ। उछल पड़ा दूल्हा बे पंडित, दुल्हन तेरी है या मेरी। उछल पड़ा दूल्हा बे पंडित, दुल्हन तेरी है या मेरी। यह प्रसंग मैं खुद बोलूंगा,
यह प्रसंग मैं खुद बोलूंगा। दूल्हा बोला, हे अर्धांगिनी, हे प्राणेश्वर, ये सुमनांगी, मेरे वहां मंग आ जाओ। दुल्हन बोली, हे प्राणेश्वर, हे अंगीरस, ये प्रिय मनमत, तू मेरी शर्तें स्वीकारे तो मैं वहां मंग आ जाऊं। पहली शर्त है, आजकल की शहरों की पढ़ी लिखी लड़कियां क्या चाहेंगी? हे दिनकर आदित्य प्रभाकर, 8 बजे तक मैं सोती हूं, तू यदि सूर्योदय से पहले मुझे खाट से नहीं उठाए तो मैं वहां मंग आ जाऊं। तू यदि सूर्योदय से पहले मुझे खाट से नहीं उठाए तो मैं वहां मंग आ जाऊं। दूल्हा बेचारा स्वीकार करता है। ओ कमल लोचनी, मेरे घर में 8 बजे से पहले सूरज नहीं निकलता, मेरे वहां मंग आ जाओ। कि प्राणपति, यदि तू तन मन से मुझको पूरा प्यार करे तो तेरे वहां मंग आ जाऊं। प्राण प्रिया, मैं तन से मन से, मैं अपने पूरे वेतन से तुझको पूरा प्यार करूंगा, मेरे वहां मंग आ जाओ। हे नटनागर, रोज शाम को तू होटल में यदि मेरे संग डांस करे तो तेरे वहां मंग आ जाऊं। कविता का असर देखिए, यानी पशुओं पर भी प्रभाव हो रहा है। पहले हिरण आते थे, तानसेन गाते थे, तो कभी गाते हैं तो कुकुर आ रहे हैं। हाँ जी, और गोविंद पढ़ेगा तो पता नहीं क्या आएगा। हे दिन कर आहा कि मैं तन से, मैं अपने तन से, मन से, वेतन से पूरा साथ करूंगा। हे नटनागर, रोज शाम को तू होटल में यदि मेरे संग डांस करे तो तेरे वहां मंग आ जाऊं। मोर पंखनी, होटल में क्या, मैं तेरे संग कदम कदम पर डांस करूंगा, मेरे वहां मंग आ जाओ। तू मुझको हफ्ते में कम से कम ये 3 फिल्म दिखलाए तो मैं वहां मंग आ जाऊं। मेरे मामा निर्माता हैं, फिल्म प्रोड्यूसर, जो आज यहां बैठे थे, आपने बुलाए थे। मेरे मामा निर्माता हैं, अगले माह बंबई जाकर मैं तुझको ही फिल्मा दूंगा, मेरे वहां मंग आ जाओ। और हमारे गर्मियों में बड़े लोग पहाड़ियों पर चले जाते हैं, हिल स्टेशन पर, शिमला, मसूरी, नैनीताल। ये शर्त भी दुल्हन पहले ही मंजूर करना चाहती है। तू हर वर्ष ग्रीष्म में मुझको किसी पहाड़ी पर ले जाए तो मैं वहां मंग आ जाऊं। मैं अपने आंगन में तेरे लिए पहाड़ी बनवा दूंगा, मैं अपने आंगन में तेरे लिए पहाड़ी बनवा दूंगा, जब जी चाहे तब चढ़ लेना, मेरे वहां मंग आ जाओ। और एक नया शौक हमारे बड़े शहरों में पैदा हुआ है, पढ़े लिखे लोगों में, विदेशी कुत्ते पालने का। पहले हाँ, वो जब नहीं करा तभी आया था वो कविता का पात्र बनने। आप जानते हैं, पहले हमारे यहाँ हर हिंदू घर में गाय का रहना जरूरी था। आजकल हर एडवांस शादी घर में कुत्ते का रहना जरूरी है। दुल्हन ने कुत्ता पाला, उसे दहेज में लाती है, उसकी सुरक्षा की बात भी स्वीकार करना चाहती है। तू मेरे कुत्ते स्वीटी को घर में कभी नहीं डांटे तो तेरे वहां मंग आ जाऊं। मैं तेरे कुत्ते को अपना पुत्र समझ कर ही पालूंगा, मेरे वहां मंग आ जा। क्या करे, शादी करनी है कि मैं तेरे कुत्ते को अपना पुत्र समझ कर ही पालूंगा, मेरे वहां मंग आ जाओ। तेरे मम्मी डैडी मेरी गतिविधियों में दखल न दे तो तेरे वहां मंग आ जाऊं। मैं अपने मम्मी डैडी को अलमारी में बंद कर दूंगा, मेरे वहां मंग आ जाओ। मेरी सखियां जब मुझसे घर मिलने आए तब तू उनकी भगत में आना कानी नहीं करे तो तेरे वहां मंग आ जाऊं। मेरे घर में कवि मित्रों का तांता सदा लगा रहता है, तेरी सारी सखियों की वे भगत खुद ही कर देंगे, मेरे ईश्वर बाबा। अब तक एक भी ताली नहीं बजाई है ईश्वर बाबा। आप देख लो इन कवियों का क्या चरित्र है। कविता में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चरित्र है इनका। मेरे घर में कवि मित्रों का तांता सदा लगा रहता है, तेरी सारी सखियों की वे भगत खुद ही कर देंगे, मेरे वहां मंग आ जाओ। और अंतिम शब्द बड़ी कठोर है, दुबे तुम सुन लो, इसे पूरी कर सकते हो कि नहीं। मुझे छोड़ प्रत्येक नारी को तू यदि अपनी माता समझे तो मैं वहां मंग आ जाऊं। मातृवत पर धारे से मुझे छोड़ प्रत्येक नारी को तू यदि अपनी माता समझे तो मैं वहां मंग आ जाऊं। चोट लगी दूल्हे के दिल पर, कुर्सी पर से उठकर बोला, ये मुझको स्वीकार नहीं है, तू मेरे दाएं अंगली। ये
मैं नवयुग का नया छोकरा, उसको माता क्या समझूंगा, जिनको अब तक पत्नी समझा उनको कैसे मां समझूंगा। कि मैं नवयुग का नया छोकरा, उसको माता क्या समझूंगा, जिनको अब तक पत्नी समझा उनको कैसे मां समझूंगा। तोड़ दिया वर ने गठबंधन, आग हो गया शीतल चंदन, बिखर गए वेदी पर अक्षत मंत्र कर उठे करुणा क्रंदन। टूटे मंगल कलश सभ्यता के संस्कृत की बंधन वारे, छोड़ गया युग की सीता को मंडप में उसका रघुनंदन। ओम शांति शांति शांति। और मित्रों, आपने बहुत मन से सुना। अच्छा, एक रचना के लिए उधर भी अच्छा, एक देखिए अंतिम रचना में सुना रहा हूं। एक छोटी व्यंग की रचना के लिए सुनते हुए मुझे कह रहा है, ये रचना व्यंग की है। इसमें कल्पना आप लेकिन मात्र ये करें कि मैं आपके इस नगर में नीमच में नहीं हूं, दिल्ली में हूं जहां रहता हूं, और वहां भी संसद भवन के बाहर खड़ा होकर ये रचना पढ़ रहा हूं। मन में आप कल्पना में थोड़ी देर के लिए मुझे संसद भवन के बाहर समझें, वहीं खड़ा होकर ये रचना आप तक पहुंचा रहा हूं। अपने शहर में न समझे, वरना दिक्कत मेरे लिए भी होगी, आपके लिए भी होगी। कविता में पढ़ रहा हूं, बड़ी 1.5-2 मिनट की रचना है, बड़े सीधे शब्दों कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं। मैं संसद भवन के बाहर हूं इस समय, या नहीं। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे। क्या बात है, वाह, धन्य। कि गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। ये जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दमदम ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। जमाने को उनसे हुआ प्यार देखो, गधों के गले में पड़े हार देखो। अच्छा, तू आएगा। मैं बहुत शरीफ समझता था इसे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कोटा के एक स्वस्थ गधे ने मेरा सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जमाने कौन से हुआ प्यार देखो, गधों के गले में पड़े हार देखो। ये सर उनके कदमों पर कुर्बान कर दो, हमारी तरफ से ऐलान कर दो कि एहसान हम पे है भारी, गधों के हुए आज से हम पुजारी गधों के। एहसान हम पे है भारी, गधों के हुए आज से हम पुजारी गधों के। पिलाए जा साकी पिलाए जा डटके, तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके। पिलाए जा साकी पिलाए जा डटके, तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूं, गधों की तरह फूलना चाहता हूं। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूं, गधों की तरह फूलना चाहता हूं। और अगली 2 पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं चमनप्राश देखो। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। यहाँ आदमी की कहां कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है। माइक गड़बड़ कर रहा है, कुछ आवाज आएगी आपको। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। देखिए, हाँ, इसी व्यक्ति ने इस कविता की फरमाइश की थी। इसे कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए। पता है कविता में कब क्या आना है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। ये कवियों की शरारत आपस की, मैं नहीं पढ़ना चाहता था। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे इत्यादि इत्यादि। मैं क्या बक रहा हूं, ये क्या कह गया हूं, नशे की बिनक में कहां बह गया हूं। मुझे माफ करना, मैं भटका हुआ था, ये ठर रहा था भीतर जो अटका हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बधाई।